नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम ब्लैकमेल से जुड़ी कानूनी जानकारी और सलाह देंगे। अगर कोई भी आपकी गुप्त जानकारी को सार्वजनिक जानकारी करने के लिए धमकी देता है और अपनी चुप्पी बनाए रखने के लिए पैसे या कुछ भी मांगता है तो वे जबरन वसूली का अपराध कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग है। यहां तक कि इस प्रक्रिया में आपको घायल करने की धमकी भी जबरन वसूली के अपराध के रूप में होगी और ब्लैकमेल के अपराध से जुड़ जाएगी। जब कोई निजी जानकारी या फोटो या वीडियो के बदले में आपसे पैसे मांगता है तो ये जबरन वसूली का अपराध है, जिसके लिए आपको पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप हेल्पलाइन पर कॉल करके तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 के तहत पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो आप ब्लैकमेल से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी राहुल जी हमको देंगे। अगर हमारे दर्शक ब्लैकमेल से जुड़ा कोई सवाल उनका बनता है तो आप फ़ोन करके राहुल जी से राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937, 0120-612-2739। इन नंबरों पर आप संपर्क करके कोई जानकारी ले सकते हैं। तो कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं और ब्लैकमेल को लेकर कि ब्लैकमेल आखिर होता क्या है, इन सारे सवालों के हम जवाब तलाशेंगे, यानी ब्लैकमेल से जुड़ी कानूनी जानकारी हम हासिल करेंगे। राहुल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल जी, समझना चाहेंगे आपसे कि चूंकि हर चीज़ की अपनी एक परिभाषा होती है, कानून के हिसाब से हम कैसे समझें कि ब्लैकमेल की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या है? देखिए, ब्लैकमेलिंग जो ऑफेंस है ये सेक्शन 383 जी और सेक्शन 503 दो में डिफाइंड है। ठीक। 383 है इज एक्सटॉर्शन और 503 इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जी। तो अगर कुछ भी ब्लैकमेलिंग होती है, कोई आपको फोन करता है, परेशान करता है, आपकी फोटोज दिखाता है जी और आपसे पैसे की वसूली करता है, किसी को, आपके निजी किसी व्यक्ति को अपने पास किडनैप करता है और आपसे कुछ काम कराता है, ये सब एक्सटॉर्शन में आता है और ब्लैकमेलिंग से कहा जाता है। अब एक्सटॉर्शन 383 डिफाइन करता है और इसकी जो सजा है वो 384 से लेके 389 सेक्शंस में डिवाइड कर रखी है, जो कि अप टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। जिसकी कोई अगर एक्सटॉर्शन में आपको छोटी मोटी चोट है, एक इंजरी है, तो उसकी सजा है अप टू 3 years और विद फाइन और बोथ। उसी की तरह जैसी जैसी उसमें अपराध बढ़ता है, वो ग्रीवियस हर्ट होता है या फिर डेथ तक ले जाता है, तो उसकी 385 में 10 years और विद फाइन और फिर बोथ। ऐसे 386 में भी 10 साल की सजा आपको हो सकती है, साथ में फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। बिल्कुल। हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे किसी इंसान को, तो फिर उसको करना क्या चाहिए? प्रथम दृष्टया वो क्या करे? देखिए, प्रथम दृष्टा तो उसको पुलिस को सूचित करना चाहिए, उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च करानी चाहिए और उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, जो दोषी है उनको अरेस्ट करेगी और उसके बाद उनका पूरा ट्रायल कंडक्ट होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को बताने से डरते हैं, उनको लगता है कि हमारी चीज़ें परिवार के सामने आ जाएंगी। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे, आप अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे, पुलिस अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, तो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि ब्लैकमेल अगर कोई व्यक्ति आपको कर रहा है तो वो एक स्टेप पे नहीं रुकेगा। ब्लैकमेल अगर आपको करेगा तो वो आपको कंटिन्यूस ब्लैकमेल करेगा। ठीक बात। और धीरे 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 उसमें आप फंसते चले जाएंगे जी। तो इसलिए मेरी सलाह सबको यही है कि बिना डरे आपको अपनी जो भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए जी। और अगर कुछ ऐसा है, कोई अगर जैसे लेडी है, फीमेल है, उनकी कोई फोटोज हैं, वीडियोज हैं जो कि किसी के पास है और उसके बेसिस पे वो वायरल करने के लिए उनको डरा रहा है, धमका रहा है, उस पर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है,
तो उसको तुरंत ही पुलिस में जानकारी देनी चाहिए और अपने घर में भी बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई इस वजह से ये चीजें हुई हैं या फोटोज गई हैं, तो परिवार वाले पूरा साथ देंगे। जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन से संबंधित है, तो एक्सटॉर्शन को थोड़ा सा विस्तार से समझाएं और इसके तहत किस तरह की और कार्रवाई की जा सकती है। देखिए 384 एक्सटेज जो एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन 383 में डिफाइंड है और 384 में सजा का प्राविधान है। जैसे मैंने बताया था कि 384 से लेकर 389 ये सारे सेक्शंस हैं जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट उसमें बताते हैं। तो अगर हम देखा जाए आईपीसी एक्सटॉर्शन क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ सारे दर्शकों के लिए। जी जी जी। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver any person any property of valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commit extortion। अब सीधी भाषा सरल भाषा में इसको अगर बताया जाए तो ये है कि अगर किसी को भी थ्रेट देके किसी भी चीज को डिलीवर करने के लिए किया जाए, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए किया जाए, तो वो एक्सटॉर्शन में आता है। जैसे एक एग्जांपल कि अगर किसी व्यक्ति के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया और उसको बोला कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे कर दे, ये डॉक्यूमेंट साइन कर दे, सेल डीड के जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद ही मैं तेरे बेटे को छोड़ूंगा, तो इट्स कम अंडर एक्सटॉर्शन। तो उसने एक्सटॉर्ट किया और उसके बेसिस पे उसने अपनी सेल डीड अपने नाम पे कराई, तो वो इसमें ऑफेंस में आएगा और उसको सजा होगी। ठीक, और सेक्सटॉर्शन क्या होता है रोहित जी, कानूनी तौर पर इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए सेक्सटॉर्शन क्या है, सेक्सटॉर्शन ये चीज है कि अगर किसी भी फीमेल को उसकी फोटो वीडियो उसके पास है, उसके बेसिस पे वो उससे फेवर लेता है। वो कैसा भी फेवर हो सकता है, फिजिकल फेवर भी हो सकता है, मॉनेटरी फेवर भी हो सकता है, तो उसको इस सेक्सटॉर्शन के टर्म में कहते हैं और उसके खिलाफ को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस में उसकी कंप्लेन देंगे और दोषी को सजा मिलेगी। बिल्कुल, तो रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के मेहमान के रूप में। ब्लैकमेल किसे कहते हैं, ब्लैकमेलिंग, ये उन्होंने हमें समझाया। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेल होता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने नहीं आ पाती और एक व्यक्ति अंदर अंदर ना सिर्फ खुद घुटता रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, वो कहाँ जाए, और अगर उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है तो फिर क्या किया जाए। रोहित जी यहाँ माफ़ कीजिएगा, राहुल जी यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि साइबर क्राइम मामले में शिकायत दर्ज कैसे कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के समय में जो भी मामले आते हैं वो साइबर क्राइम से ज्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि जितनी भी फोटोज है, वीडियोस है, ये आजकल पब्लिक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिक करते हैं। तो इसके लिए हमारे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में। जी, इन दोनों चीजों को ही समझना चाहेंगे, साइबर क्राइम को भी थोड़ा सा समझा दें और इसकी शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए ये भी समझा दें। जी बिल्कुल सर देखिए साइबर क्राइम क्या है, जिसकी उसके सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो कोई भी अगर ऑब्सीन मटेरियल है वो अगर ट्रांसमिट होता है, पब्लिश होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो सजा के अंतर्गत आता है। इसमें सजा का प्राविधान भी रहता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसकी सजा रहती है 3 साल प्लस फाइन, जो कि 5 लाख तक होता है, और सेकंड टाइम ऑफेंडर है तो 5 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस जो फाइन है वो 10 लाख तक उसको पनिश किया जा सकता है, उसके लायबल किया जा सकता है। उसके बाद इसमें अलग अलग धारा हैं, जैसे सेक्शन 67 है, उसके बाद सेक्शन 67A है जो करता है कि पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। मतलब कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रिक फॉर्म में उसको पब्लिश करता है, भेजता है, तो वो भी क्राइम है एज पर IT एक्ट। उसमें भी फर्स्ट कन्विक्शन होता है, अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है और साबित होता है उसका अपराध, तो उस पर 5 साल तक की सजा होती है और 10 लाख तक का फाइन उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और सेकंड और सब्सिक्वेंट उसके बाद अगर वो उसमें पाया जाता है तो 7 साल की सजा और 10 साल तक का फाइन। तो इसी तरह 67A, 67B, 66E, ये सारे इसमें IT एक्ट में प्राविधान है जिसमें सजाएं दे रखी है। और जहां तक आपका सवाल था कि अगर ऐसा कुछ आपके सामने आता है कि भाई आपकी कोई फोटो है, कोई वीडियो है, या कोई आपको फोन पे धमकी दे रहा है, या फिर व्हाट्सएप से कुछ आया है इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो IT एक्ट की आपकी कंप्लेन कहाँ करनी है। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में आपके साइबर सेल बने हैं,
आपको साइबर सेल में जाके कंप्लेन करनी है। जी। और सेक्शन 80 जी राइट देता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि जी। आप कंप्लेन रिसीव होने के बाद वो जी। जाके पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है। जी राहुल जी, जहाँ थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। पवन पारिक जी हमारे साथ जुड़े हो, राजस्थान से जी। जुड़े हैं, ये हमारे कॉलर हैं और ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पवन जी बहुत बहुत जी। स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल पूछना आपको। चलिए संपर्क कट गया है। साइबर कानून को हमने जाना, ब्लैकमेलिंग को हमने जाना, किन धाराओं के तहत हम इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, कहां पर आप अपनी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम आपको एक दिशा देगा कि अगर किसी के भी साथ इस तरह की कोई घटना हो रही है जो आपको लगता है कि ब्लैकमेलिंग के दायरे में आती है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर आज राहुल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं जो तमाम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, बातों को क्लियर कर रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा कानून क्या होता है, इसके तहत कैसे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपकी जानकारी के लिए जो आपकी जागरूकता को भी बढ़ाता है। मुझे लग रहा है कि आपको अगर कोई सवाल हो तो आप निश्चित तौर पर जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर आप फ़ोन करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। राहुल जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, चूँकि हम निजता की भी बात करते हैं, निजता के अधिकार की बात करते हैं, इसका उल्लंघन भी कई बार होता है। तो निजता के अधिकार के उल्लंघन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक निजता की बात है तो राइट टू प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट भी है जिसका हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी जो भी सेक्शंस हैं आईटी एक्ट के, अगर कोई आपकी निजता का हनन करता है, कोई आपकी फोटो है, कोई वीडियो है, कोई भी आपकी सेक्सुअल कंटेंट है, वो अगर उसको कोई फोटो पे वायरल करता है, कोई ऑनलाइन उसको पोस्ट करता है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान मैंने आपको बताए हैं। साथ में एक 292 आईपीसी भी होता है हमारा, जो सेल ऑफ ऑब्सीन बुक बोलते हैं। मतलब जबकि कोई भी ऐसा कोई कंटेंट जो कि पब्लिश करे बुक फॉर्म में कोई, तो वो भी एक अपराध है जिसके लिए 2 साल तक की सजा और 2000 रुपये फाइन अगर वो पहली बार पकड़ा गया है तो, और सेकंड बार में 5 साल तक की सजा और 10,000 रुपये फाइन। तो कोई भी आपकी निजी जानकारी आपके बिना, आपकी परमिशन के बिना कोई पब्लिश नहीं कर सकता है। भले आपकी कोई फोटोज हो, कोई वीडियो हो, पहले आपको सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी सहमति और एग्रीमेंट के बाद देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज, तब वो पब्लिश कर सकता है। और ऐसे आपकी कोई प्राइवेट फोटो वीडियोस कोई वायरल नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 67A है, अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट कोई डालता है, और 67 डायरेक्टली कहता है कि पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिट ऑब्सीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कोई भी अगर ऑब्सीन इमेजेस है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, तो उसको पब्लिक कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जी, इसके थोड़ा सा उलट अगर हम चले जाएं, कोई व्यक्ति अगर ये आपसे कहता है कि अगर आपने किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करी और आप पर झूठे आरोप तय करता है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक बार सवाल सर थोड़ा दोहराएंगे? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति इसके उलट, मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और कोई झूठे आरोप आप पर लगा देता है और आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तब भी इसी तरह की चीजें बनेंगी? देखिए, ऐसा है, ये सब तो प्राथमिक जांच का विषय है। जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है, प्राथमिक जांच करती है। उसके बाद अपनी जब जांच पूर्ण होती है तो उसके बाद अगर दोषी नहीं पाया जाता तो उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है, और अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है एविडेंस के बेसिस पे तो राहुल जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। छोटे लाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से, वो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। छोटे लाल जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। आपसे गुजारिश है टेलीविजन की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अच्छा, एक मिनट जी, सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली हम बैंक में प्रबंधक हुआ करते हैं। जी, हेलो, आप टेलीविजन सेट की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, नहीं तो आप वो हमारी आवाज पलट कर आ रही है हम तक। फिर सवाल पूछिए आप। जी, बैंक में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ठीक है, आपकी आवाज जो है हम तक ठीक से नहीं पहुंची। बोलिए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, उनका संपर्क कट गया। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ राहुल जी आपसे, घरेलू दुर्व्यवहार में भावनात्मक ब्लैकमेल शामिल है लेकिन इसमें कोई शारीरिक हिंसा नहीं होती, इस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, घरेलू घरेलू हिंसा में एक एक्ट बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। जी। तो अगर कोई भी ऐसी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है, कुछ होता है, तो उसके अंतर्गत आप दिल्ली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर्स भी रहते हैं, और आप नहीं तो डीवी की कंप्लेन कर सकती है मजिस्ट्रेट के पास, और उसमें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स और जो भी मतलब कंपनसेशन है, मॉनिटरी रिलीफ है, उसमें प्रावधान रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स के भी रहते हैं। अगर कोई आपको परेशान करता है तो उसमें कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले जाते हैं। जी। और कैसे साबित कर सकते हैं कि, चूंकि ब्लैकमेलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम साबित कैसे कर सकते हैं कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है हमें? देखिए, साबित करना सर, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आपके पास एविडेंस होने चाहिए। आप जिसकी एक कंप्लेन देते हैं थाने में, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे आपके सारे बयान लेता है, सारे एविडेंसेस लेता है, और उसी बेसिस पे फिर चार्जशीट फाइल होती है। तो आपके पास जो भी जानकारी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे समझिए ब्लैकमेल का कॉल आया आपके पास, उस कॉल की रिकॉर्डिंग है, आपने कुछ पैसे ट्रांसफर करे, उसके आपके पास स्टेटमेंट है, आपके कोई धमकी देता है, वो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन किया है, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, या कोई भी वैल्यूएबल एसेट किसी को दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैकमेलिंग, तो वो आपको एविडेंस के बेसिस पे देना होता है। उस तरीके से ही साबित होती है, क्योंकि जो साबित होना नहीं होना ये कोर्ट का विषय है, ये ट्रायल का विषय है। इसको कोर्ट डिसाइड करता है कि जब एविडेंस हमारे पास होते हैं, उसके बाद जब पूरा ट्रायल कंडक्ट होता है, तभी कोर्ट डिसाइड करता है कि इसमें ऑफेंस हुआ है या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो राहुल जी हमारे साथ जुड़े, राहुल अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है, किस किस तरह से आप इसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई अगर आपको ब्लैकमेल करता है तो आपको क्या कदम उठाने। तो लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।